हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी की 98। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सामान्य विज्ञान मीन जनरल साइंस के टॉप 25 प्रश्न का डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ग्रुप डी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। आज की इस क्लास का पीडीएफ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, तो वहां से अगर पीडीएफ को ले सकते हो, रीड कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। इस प्रकार का प्रश्न आपका ट्रेंडिंग में चलता है, जो बार बार आपका पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। पहला प्रश्न ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, तीर चलाने में प्रयोग की जाने वाली झुकी कमान में कौन सी ऊर्जा होती है। तो पता है कि तीर धनुष जो हम लोग चलाते हैं उसमें किस प्रकार की ऊर्जाएं होती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ऊर्जाएं जो होती है ये स्टोर करके, जैसे ही हम कमान को खींचते हैं, क्या करते हैं, जैसे ही हम मान लेते हैं कि ये आपका तीर धनुष है, इसमें अगर हम क्या करते हैं कि कमान को अगर खींचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा जो होता है, आपका पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ये आपका स्टोर हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पर आपका क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा पाया जाता है। ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा, ऑप्शन बी स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन सी पेशीय ऊर्जा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर आपको दिया हुआ करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रश्न में आपको अटेम्प्ट करने का प्रयास करना। सारे प्रश्न आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार से आपका जो एग्जाम में प्रश्न एकदम छपना ही छपना, जिस प्रकार से आपका पूछा ही जाता है, सभी शिफ्ट में देखते होंगे इस प्रकार का प्रश्न आपका रिपीटेड होता है। तो यहाँ पर 2 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का सर्वोच्च मान होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कांच, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी शीशा, ऑप्शन डी जल। तो यहाँ पर बताइए कि विशिष्ट ऊष्मा का जो सर्वोत्तम मान होता है ये किस चीज में होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जल में सबसे ज्यादा आपका विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा पाया जाता है, क्योंकि वहाँ जल में क्या होता है कि इसमें जो आपका स्ट्रीम पाया जाता है, स्ट्रीम जो होता है ये त्वचा के लिए काफी हानिकारक होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको पूछा है कि ऊष्मा का सर्वोत्तम मान किसमें होता है, तो स्ट्रीम में होता है। स्ट्रीम कहाँ पर होगा, तो ये जल में होगा। जब जल उबलना प्रारंभ करता है तो वहाँ पर क्या होता है, स्ट्रीम बनता है, जो कि व्यक्ति के त्वचा के लिए काफी हानिकारक होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जल के घनत्व के बारे में भी आपसे पूछा जाता है, और प्रीवियस में आपका पूछा हुआ है कि जल का घनत्व जो होता है ये सबसे अधिक किस डिग्री पर होता है, ये आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। प्लस में आपको याद रखना, प्लस में ऑप्शन में आपको माइनस भी दिया रहेगा, लेकिन आपको प्लस वाला को टिक करना है। प्लस जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान होता है इस पर जल का घनत्व तो काफी अधिकतम होता है, सबसे अधिकतम होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा आपको पूछा जा रहा है 3 नंबर में, वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है। तो बताइए कि क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि वह पाठ्यांक जिसका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाने पर दोनों पर मान जो होता है ये आपका समान होता है, ये कितना डिग्री मान पर होता है, तो ये आपका -34 डिग्री, यानी -34 डिग्री को अगर लेते हैं सेल्सियस में, या तो फिर आपको अगर फ़ारेनहाइट में अगर इसको लेते हैं -34 डिग्री फ़ारेनहाइट को लेते हैं, तो इन दोनों का मान क्या होता है कि आपस में समान होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 4 नंबर में पूछा जा रहा है, किलोवाट घंटा एक यूनिट है। तो पता है कि किलोवाट घंटा जो होते हैं ये किसका यूनिट होता है, ये आपको यहाँ पर पूछे। ऑप्शन ए ऊर्जा का, ऑप्शन बी शक्ति का, ऑप्शन सी बल का, ऑप्शन डी संवेग का। तो पता है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऊर्जा का जो आपका जो व्यवहारिक जो मात्रक होता है ये किलोवाट घंटा होता है। इसकी अगर हम बात करें तो आपको पूछा जाता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है। इसके बराबर अगर बात करें तो ये आपका 3.6 इंटू 10⁶ जूल जो होता है ये 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है ये आपका क्या होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ऊर्जा की जो एसआई इकाई होती है ये आपका जूल होता है। ओके, और हम बात करें कि 1 जूल बराबर आपका कितना होता है, तो 1 जूल बराबर अगर हम बात करें तो ये 10⁷ अर्ग होता है। ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना, इतने फैक्ट आपको यहाँ से पूछा जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 5 नंबर में, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। तो पता है कि प्राकृतिक गैस में क्या मुख्य रूप से पाई जाती है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी इथेन, ऑप्शन सी ब्यूटेन, ऑप्शन डी प्रोपेन। तो बताइए कि प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाता है। तो इसमें आपका मीथेन पाया जाता है मुख्य रूप से। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 6 नंबर में, दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस का अपरूप है। तो पता है कि दिया सलाई में प्रयोग किया गया फास्फोरस किस प्रकार का फास्फोरस होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। ऑप्शन ए कोई भी फास्फोरस, ऑप्शन बी लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी बैंगनी फास्फोरस, ऑप्शन डी ब्लैक फास्फोरस। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दिया सलाई में जो प्रयोग किया जाता है, यानी माचिस की जो तीली में प्रयोग किया जाता है, इसमें किस प्रकार का आपका फास्फोरस लगा हुआ रहता है, किस प्रकार का फास्फोरस का लेप रहता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जाता है। इसमें लाल फास्फोरस का लेप रहता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा लाल फास्फोरस के अलावा अगर हम बात करें तो एक होता है आपका श्वेत फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस का जो प्रयोग किया जाता है, चूहा को मारने में श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है, चूहा को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो श्वेत फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है 7 नंबर में, कांच होता है। तो बताइए कि कांच क्या होते हैं। ऑप्शन ए अति शीतित द्रव, ऑप्शन बी धात्विक क्रिस्टल, ऑप्शन
सी अणु क्रिस्टल, ऑप्शन डी सहसंयोजक क्रिस्टल। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये असिस्थित द्रव हो जाएगा जो कि कांच होता है। तो कांच क्या होता है, ये असिस्थित द्रव होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर को बनाया होगा तो ये सभी प्रश्न जितना मैंने आपको अभी बताएंगे, जितना भी मैंने अभी बता रहा है आपको 25 प्रश्न को अभी यहाँ पर हम कवर करेंगे। तो ये सारे क्या आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है जो कि बार बार आपका रिपीट होता था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको 8 नंबर में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि वसा में जो घुलनशील आपका विटामिन होता है, ये कौन कौन सा विटामिन ऐसा है जो कि आपका वसा में घुलनशील होता है। तो ये आपका होता है ADEK जो होता है, ये सारे विटामिन आपका क्या होता है कि ये वसा में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं, वाटर सोलेबल कौन कौन से होते हैं, तो वाटर सोलेबल की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा CHB कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स अगर नहीं भी लिखा रहेगा तो बी आपको लिखा रहेगा। तो CHB जो होते हैं ये आपका क्या होता है कि पानी में घुलनशील होते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन से रिलेटेड आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अगर वसा की घुलनशील की अगर हम बात करें तो ADEK जो होते हैं ये आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि पानी में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ विटामिन ए, तो विटामिन ए जो ये आपका वसा में घुलनशील होता है ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ विटामिन बी, विटामिन बी किस में घुलन है, तो ये आपका पानी में घुलनशील है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी और ई क्या है, ये आपका वसा में घुलनशील है। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विटामिन बी क्या है तो ये आपका जो है पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 9 नंबर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो बताइए किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए शीतलक, ऑप्शन बी ईंधन, ऑप्शन सी नियामक, ऑप्शन डी परमाणविक भंजक। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भारी जल का प्रयोग किया जाता है, भारी जल का सूत्र होता है आपका D2 डायट्रियम ऑक्साइड होता है। इसकी अगर हम बात करें इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो इसको मंदक के रूप में किया जाता है, यानी नियामक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि परमाणु रिएक्टर जो होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में रड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो रड का जो प्रयोग किया जाता है इसको जो है न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए किया जाता है। वही अगर हम भारी जल की अगर हम बात करें कि डायट्रियम ऑक्साइड का जो प्रयोग किया जाता है आपका, इसको किस लिए किया जाता है, इसको नियामक के रूप में किया जाता है, नियंत्रक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है 10 नंबर में, ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बताइए ऊष्मा को अगर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना रहेगा तो इसमें किस प्रकार का यंत्र का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो इसको मैंने कम्युनिटी में भी लगाया था, तो इसमें क्या कहते हैं कि सारे लोग गलत ही आंसर दे दिए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए यही सब आपका डाउट है जो कि आपको यहाँ पर क्लियर करना पड़ता है, तभी आपका रिजल्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए में दिया वो अमीटर, ऑप्शन बी हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, ऑप्शन डी थर्मोकपल। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें ऊष्मा को अगर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना रहेगा तो इसमें थर्मोकपल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। एमीटर की अगर हम बात करें इसमें विद्युत धारा को जो मापा जाता है, इसमें एमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोमीटर की अगर हम बात करें तो द्रव का जो अपेक्षिक घनत्व जो होता है इसमें मापा जाता है, इसमें आपको मापा जाता है हाइड्रोमीटर में, किसको, द्रव का अपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका विद्युत धारा की यानी विद्युत जो मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा जो मापा जाता है इसमें विभव को मापा जाता है। थर्मोकपल की अगर हम बात करें तो विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा को इसमें विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारा आपको पूछा जा रहा है 11 नंबर में, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बताइए कि बॉल पेन जो होते हैं ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए श्यानता, ऑप्शन बी बॉयल का नियम, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी पृष्ठीय तनाव। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी गुरुत्व बल के सिद्धांत पर आपका बॉल पेन जो है आपका काम करता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट है। यानी दो पिंड के बीच जब आकर्षण बल लगता है, दो पिंड के बीच मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई पिंड है और यहाँ पर कोई पिंड है, यानी दो पिंड जो आपस में टिका हुआ है पृथ्वी पर पूरे ब्रह्मांड में, ये क्या है, ये आपका जो गुरुत्व बल के कारण से ही टिका। तो दो वस्तु के बीच जो बल लगता है इसको हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं। और किसी भी सब्सटेंस को अगर हम ऊपर से गिराते हैं तो वो जो नीचे की ओर जो गिर जाता है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यानी गुरुत्व बल के सिद्धांत पर क्या करता है, तो बॉल पेन आपका सिद्धांत जो है ये कार्य करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुरुत्व बल जो लगता है ये आपका जी के कारण से लगता है, और जी का मान कितना होता है, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है ये आपका जी का मान होता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा अगर हम बड़ी जी की बात करें कि बड़ी जी का मान कितना होता है, तो ये आपका होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, कितना होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो होता है इसका मान होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्टर को यहाँ याद रखना जो बराबर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है 12 नंबर में पूछा जा रहा है, एक आदमी 10 मीटर से दूर साफ नहीं देख पाता है, वो किस रोग से ग्रस्त है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए जब 10 मीटर से कम दूरी को अगर नहीं देख पा रहा है एक व्यक्ति, 10 मीटर से दूर 10
मीटर से दूर अगर साफ नहीं देख पाता है तो इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी। और अस्पष्ट न्यूनतम अस्पष्ट दर्शन की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम जो डिस्टेंस होता है आपका, ये आपका 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न में जो आपसे कहा जा रहा है कि 10 मीटर से दूर अगर नहीं देख पाता है तो इसका मतलब यहाँ पर आपका निकट दृष्टि दोष हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि निकट दृष्टि दोष का निवारण हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपका अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना है। और दूर दृष्टि की अगर हम बात करें तो इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है इसको प्लस में पॉजिटिव इसको मेजर किया जाता है। इसके अलावा अगर न्यूनतम अगर निगेटिव की अगर हम बात करें तो ये किसका होता है, ये अवतल दर्पण का होता है। इन दोनों को आपको यहाँ पर याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 13 नंबर में विद्युत आवेश की इकाई क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो पता है कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है। तो विद्युत आवेश की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए मेरी एम्पियर। तो एम्पियर जो होती है ये विद्युत धारा की किस में मापा जाता है, विद्युत धारा को इसको एम्पियर में मापा जाता है। लेकिन आवेश की अगर हम बात करें तो आवेश को किस में, तो इसको कूलम में मेजर किया जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा केल्विन की अगर हम बात करें तो तापमान को जो मेजर किया जाता है इसको केल्विन में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो पूछा जा रहा है आपको कि विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है, तो इसको केल्विन में मेजर किया जाता है। ऑप्शन सॉरी यहाँ पर आपको इसको कूलम में मेजर किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 14 नंबर में दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए घर्षण बल, ऑप्शन बी अपकेंद्र बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल, ऑप्शन डी अभिकेंद्र बल। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा अपकेंद्र बल। देखिए यहाँ पर बल दो प्रकार का होता है, एक अपकेंद्र बल तो कई प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें मुख्य रूप से कि दूध मथने में जो प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ऑप्शन ई यहाँ पर गलत है, घर्षण बल यहाँ पर लगता है, लेकिन घर्षण बल के कारण से दूध मथने के बाद आपका क्रीम अलग नहीं होता, जिसके कारण ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा जो यहाँ पर आपका बचता है अपकेंद्र बल, और एक है क्या अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है कि अभिकेंद्र बल जो होता है ये क्या होता है कि जब किसी टर्निंग पर हम लोग टर्न लेते हैं तो वहां पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है। क्योंकि अभिकेंद्र बल जो होता है ये क्या होता है कि ये क्या होता है कि सर्किल के अंदर लगता है, मतलब ये केंद्र की ओर लगता है। और वही अगर आप केंद्र की बात करें तो ये क्या होता है कि केंद्र से बाहर की ओर लगता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि दूध को अगर मथते हैं क्रीम को, तो यहाँ पर क्या होता है कि बल जो लगता है ये केंद्र के बाहर ओर लगता है, ठीक है, अपोजिट साइड लगता है, जिसके कारण यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि केंद्र से जब बाहर की ओर बल लगेगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपकेंद्र बल हो जाएगा, और केंद्र के भीतर लगेगा तो अभिकेंद्र बल हो जाएगा। गुरुत्व बल से यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ये पूछा जा रहा है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस प्रकार के धातु का प्रयोग किया जाता है। बीबीए क्वेश्चन जो बार बार रिपीट ही होता है। तो यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी टंगस्टन, ऑप्शन सी नाइक्रोम, ऑप्शन डी जस्ता। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका नाइक्रोम, क्योंकि विद्युत का जो इस्त्री होता है, इसके अलावा अगर हम हीटर की बात करें तो इसमें आपका जो प्रयोग किया जाता है इसमें नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 16 नंबर में डेसिबल शब्द किससे संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी भूमि। तो पता है कि डेसिबल शब्द आपका किससे संबंधित है, तो इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका ध्वनि से संबंधित है, यानी वातावरण में ध्वनि की जो मौजूदगी होती है इसको मेजर करने के लिए हम लोग डेसिबल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा जा रहा है 17 नंबर में शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, ये आपको यहाँ पर बताना। ऑप्शन ए अमोनिया, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो बताइए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें शुष्क बर्फ की, तो शुष्क बर्फ जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, जिसको हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 18 नंबर क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है। तो पता है कि क्विक सिल्वर ये किसका रासायनिक नाम है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो क्विक सिल्वर की अगर हम बात करें तो पारा को कहा जाता है क्विक सिल्वर, और पारा जो है ये धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका पारा हो जाएगा, जिसकी परमाणु संख्या की अगर हम बात करें तो इसका 80 होता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में इसका प्रयोग किया जाता है व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर मेजर के लिए, क्योंकि वो क्या बताते हैं कि ये जो मेजर जो बताता है कि कितना व्यक्ति का शरीर का टेम्परेचर है, तो ये जो है पारा के द्वारा ही पता चलता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पारा का जो सूत्र होता है इसका HGS जो होता है पारा का सूत्र, यानी कि पारा से क्या होता है इससे बनाया जाता है भखरा सिंदूर जो बनाया जाता है ये पारा से ही बनाया जाता है। इसका सूत्र की अगर हम बात करें तो HGS इसका सूत्र होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एकमात्र कौन सा ऐसा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपका ब्रोमीन हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है कि कौन सा ऐसा एकमात्र अधातु है जो कि आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये ब्रोमीन हो जाएगा। और धातु की अगर हम बात करें तो ये आपका पारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पूछा है कि क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा पारद, यानी कि पारा हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में आपको पूछा है 19 नंबर में फ्रियोन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है, बताइए कि फ्रियोन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए कीटनाशक, ऑप्शन बी अल्कोहल निर्माण, ऑप्शन सी प्रशीतक, ऑप्शन डी कीटनाशक।
कवकनाशी। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रीऑन का जो प्रयोग किया जाता है आपका इसका इसलिए किया जाता है प्रशीतन के रूप में किया जाता है। कहाँ पर होता है इसका प्रयोग, इसका रेफ्रिजरेटर में प्रयोग होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 20 नंबर में, शुष्क सेल में एनोड निम्नलिखित का बना होता है। तो बताइए शुष्क सेल में एनोड जो होता है ये किसका बने होते हैं, ये आपको यहाँ पर कैथोड की अगर हम बात करें तो ये कार्बन का बना होता है, वही एनोड की अगर हम बात करें तो एनोड किसका बना होता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर एनोड की अगर हम बात करें तो ये आपका ग्रेफाइट का बना हुआ होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहा है 21 नंबर में, निम्नलिखित ताप पर जल का आयतन निम्नतम होता है। तो बता कि किस ताप पर जल का आयतन निम्नतम होता है ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो निम्नतम की अगर हम बात करें तो ये 4 डिग्री पर, कितना पर होता है तो ये 4 डिग्री पर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी हम आपको क्या बताएं कि जल का जो घनत्व होता है ये सबसे अधिकतम कहाँ पर होता है तो ये 4 पर होता है। लेकिन वही न्यूनतम की अगर हम बात करें तो न्यूनतम के बारे में अगर पूछा जाता है तो सबसे पहले ये देखिए 4 पर ये अधिकतम होता है, लेकिन यहाँ से जैसे 4 से जैसे ही ये आगे बढ़ता है तो ये न्यूनतम होने लगता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपसे जो पूछा जा रहा है कि न्यूनतम कहाँ पर होता है तो ये भी आपका 4 पर ही होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग निम्नलिखित में से किसी स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। तो पता है कि क्वांटम का सिद्धांत किसको स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए व्यतिकरण, ऑप्शन बी विवर्तन, ऑप्शन सी ध्रुवन, ऑप्शन डी प्रकाश का विद्युत प्रभाव। तो यहाँ पर आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्रकाश का विद्युत प्रभाव। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश का विद्युत प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए क्वांटम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको डायरेक्ट याद रखना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ये सब प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो इसका मतलब होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर आपको दिया हुआ है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है इसकी सूत्र की अगर हम बात करें कि सूत्र क्या होता है तो ये आपका होता है CaSO4 × ½ H2O जो होता है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। इसको यहाँ पर आपको ध्यान में रखना। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है 24 नंबर में VVI क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ था ग्रुप डी के एग्जाम में आपका यहाँ पर जो पूछा जा रहा है स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से निम्नलिखित के साथ साथ आयरन तथा कार्बन का प्रयोग होता है। यानी स्टेनलेस स्टील में जो होता है इसमें आयरन, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि आयरन तथा कार्बन भी प्रयोग होता है। तो आयरन कार्बन देखिए किसमें दिया हुआ था, यहाँ पर देखिए इसमें तो आयरन आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पर आयरन और कार्बन के बारे में पूछा जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित के साथ साथ आयरन तथा कार्बन प्रयोग होता है। इन निम्नलिखित के साथ साथ किसके साथ होता है ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपको पूरा ऑप्शन सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यानी स्टेनलेस स्टील जो बनाया जाता है इसमें आपका कार्बन होता है, आयरन होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें निकेल होता है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका क्रोमियम भी पाया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका निकेल आ गया और क्रोमियम भी आपका इसमें आ गया। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखना जो कि आपको बराबर पूछा जाता है कि अगर पूछा जाता है पीतल के बारे में, अगर पूछा जाए कि पीतल किसका मिश्र धातु है तो ये आपका कॉपर और जिंक का जो ये आपका पीतल मिश्र धातु होता है। कांसा की अगर हम बात करें तो कॉपर और टिन का जो मिश्र धातु होता है ये कांसा होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गन मेटल, डेल्टा मेटल का, ठीक है, यहाँ दो तरह से पूछा जाएगा, एक गन मेटल के बारे में पूछेगा, दूसरा डेल्टा मेटल के बारे में पूछा जाएगा। अगर डेल्टा मेटल के बारे में पूछा जाए तो इसमें हो जाएगा आपका कॉपर, जस्ता और आयरन का प्रयोग किया जाता है। गन मेटल की अगर हम बात करें तो इसमें आपका कॉपर, जिंक और टिन का प्रयोग किया जाता है। और रोल गोल्ड की अगर हम बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम का इसमें आपका प्रयोग किया जाता है। जर्मन सिल्वर की अगर हम बात करें तो कॉपर, जिंक और निकल का प्रयोग किया जाता है। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये जो है इतना से ये आपको बराबर जो ये रिपीट कर देता है, बार बार इसको पूछा जाता है। मिश्र धातु से रिलेटेड अगर आपसे पूछा जाता है तो इस प्रकार का आपको पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 25 नंबर पूछा जा रहा है सामान्य व्यक्ति का तापमान कितना होता है ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो पता है कि सामान्य व्यक्ति का तापमान कितना होता है। तो सामान्य व्यक्ति की अगर हम बात करें तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है ये सामान्य व्यक्ति का तापमान होता है। व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है यानी कि वायुमंडल के संतुलन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इतना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा अगर हम सेल्सियस में बात करें कि सेल्सियस में कितना होता है तो सेल्सियस में जो होता है ये आपका 36.6 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन ऑप्शन में ये चीज़ें आपको नहीं देगा, वहाँ डायरेक्ट आपको लिखा रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये एक्यूरेट की अगर हम बात करें तो इतना होता है 36.6, लेकिन लगभग की अगर हम बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ये सी करेक्ट हो जाएगा। अगर इनकेस आपको अगर पूछा जाता है, अगर केल्विन में पूछा जाता है तो ये आपका 310 डिग्री केल्विन होता है, ठीक है। केल्विन में बराबर पूछा नहीं जाता है, लेकिन यही दोनों में आपसे पूछा जाता है, सेल्सियस और केल्विन में पूछा जाता है। लेकिन ये भी आपको याद रखना इनकेस ये पूछ सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही प्रश्न लेकर क्या था कि चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और अपने दोस्तों का साथ शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, जय।